हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसको देने वाला साइंटिस्ट था, उसका नाम था सटॉन एंड बोवेरी। ठीक है, SUTTON, सटॉन एंड बोवेरी, इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, अब बात यह है कि ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी क्या है। तो ये थ्योरी में ये बताया गया कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम पे कई सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, सपोज दीज आर द जीन्स, राइट। तो जीन्स जो होता है वो क्रोमोजोम पे बैठा हुआ होता है। जिस जगह पे ये जीन्स है, ठीक है, ये जीन है, ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम, यही बोला क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब जिस लोकेशन पे जीन बैठा होता है क्रोमोजोम पे, उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। उसको क्या बोलते हैं? लोकस। दैट इज द लोकेशन ऑफ क्रोमोजोम ऑन लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम। व्हाट इज लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम, राइट। जीन पे क्रोमोजोम का लोकेशन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लोकस, या लोसाई भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसको कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग जरा इसको, कि क्या है ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लो कि दो बस है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने दो बस बना दिया। ठीक, दो बसेज बना दिया, आप अच्छे से बनाइए। अब इस पे कुछ पैसेंजर बैठा हुआ है, ए पैसेंजर बैठा हुआ है, बी पैसेंजर बैठा हुआ है, इस पे भी बैठा हुआ है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ऐसे आप लेवलिंग कर दीजिए पैसेंजर को। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। ठीक है, तो ए जो है वो बस को ड्राइव कर रहा है, बी पीछे बैठा हुआ है। अगर ए एक्सीडेंट कर देता है तो उसका नुकसान बी को भी होता है। ठीक है, और यहाँ सी मान लो ड्राइव कर रहा है तो डी को नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये जो एक ही, इसको मान लो क्रोमोजोम, इसको मान लो क्रोमोजोम, ठीक है, और इसको मान लो क्रोमोजोम, और ये जो हो गया ए और बी जीन हो गया, और ये जो सीट पे बैठा हुआ इस तरीके से कुछ तो सीट होगा, उसको बोलोगे लोकस। ठीक है, तो क्रोमोजोम क्या करेगा? ये व्हीकल्स की तरह काम करेगा जीन के लिए। ठीक है, तो वह फिजिकल स्ट्रक्चर जो जीन्स को ले जाता है, जो जीन्स को कैरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम। अब ये दोनों जो बसेज हैं, ये जाकर के मान लो एक आगे जा रहा है, इधर दो रास्ता बच गया। ठीक है, दो डिफरेंट रूट में जा रहे हैं। तो उसी तरीके से क्रोमोजोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, जब सेग्रीगेट होते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो इनके जो एलील होते हैं वो भी आपस में अलग अलग हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि दो जो क्रोमोजोम होते हैं पेयर में, उसको होमोलोगस क्रोमोजोम बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोजोम पे एक ही जीन बैठा होता है, सेम जीन बैठा हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि ए जीन है, तो यहाँ पे भी ए जीन रहेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कैपिटल ए है तो यहाँ स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे कैपिटल बी या स्मॉल बी कुछ भी हो सकता है। तो ये सब सेपरेट हो जाएंगे। तो क्रोमोजोम जब सेपरेट करेगा तो ये भी सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जीन और क्रोमोजोम और जीन के बिहेवियर में सिमिलैरिटी होता है, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो जीन जिस क्रोमोजोम पे बैठा हुआ है, जैसे मान लो कि ये क्रोमोजोम है, ये माई एक क्रोमोजोम बना, इस पे जीन बैठा हुआ है और ये इसका पेयर है। ठीक है, तो जब दोनों ये अलग अलग होते हैं तो ये जीन का पेयर भी अलग हो जाएगा। कैपिटल टी है तो कैपिटल टी भी अलग हो जाएगा, यहाँ पे वाई है तो ये वाई भी अलग हो जाएगा, तो सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहीं से जब पता चला लोगों को, सटन और बोवेरी को, तो इन्होंने ये बताया कि वो फिजिकल स्ट्रक्चर है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इसके एलील जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, अब ये बात को प्रूव करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है,
तो देखते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का यही स्टेटमेंट हो गया कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। कैसे? वो जब दिखाया गया कि जब क्रोमोजोम अलग होता है तो जो जिस जीन पे क्रोमोजोम बैठा हुआ होता है, जिस क्रोमोजोम पे जो जीन बैठा होता है वो उसी के साथ अलग हो जाता है। ठीक, अब एक बात और समझो। एक बात ये समझना होगा कि एक वैज्ञानिक जिसका नाम है टीएच मॉर्गन, ठीक है, टीएच मॉर्गन, इनका नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का पूरा नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? क्रोमोजोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, है ना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया तो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट किस ऑर्गेनिज्म पे किया था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था। तो याद रखेंगे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया था वो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसको आप फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ड्रोसोफिला पे, है ना, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। अंडरलाइन कर दो, ठीक है, साइंटिफिक नेम है तो ठीक है। तो ये ड्रोसोफिला पे, इसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, या इसको बनाना फ्लाई भी कहा जाता है, बनाना फ्लाई। जहां भी आप ड्रोसोफिला, जहां भी आप थॉमस हंट मॉर्गन का देखिए, अगर गूगल में सर्च करके देखिए तो इनका डायग्राम, इनका जब पिक्चर आएगा, मतलब ये लैब में जो वर्क कर रहे हैं तो पीछे बनाना बहुत टंगा हुआ रहता है, तो इसलिए क्योंकि वहां पे बनाना फ्लाई होता है। इसको मैंगो फ्लाई भी कहते हैं, मैंगो पे भी ग्रो कर जाता है। तो अब सवाल है ये कि ड्रोसोफिला को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया गया था। टीएच मॉर्गन को फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, टीएच मॉर्गन को क्या कहा जाता है? फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो अब सवाल है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया था तो क्या था, क्या कारण से सिलेक्ट किया था। देखो कुछ तो बातें हैं ड्रोसोफिला में। पहला इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि ड्रोसोफिला को कोई भी आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज करते हो तो कुछ तो देख करके चूज करते हो। तो पहला क्या है? पहला जो है इसमें कि शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 14 डेज का होता है, यानी कि 2 वीक्स, 2 सप्ताह का होता है, ठीक है। तो पहला ये एडवांटेज था। दूसरा ये था कि इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, इसमें जो होता है वो बहुत सारे विजिबल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे विजिबल कैरेक्टर होते हैं, मोर नंबर ऑफ विजिबल कैरेक्टर, ठीक है। और क्या इसका कारण था? क्रोमोजोम नंबर कम होता है, ठीक है। कितने क्रोमोजोम होते हैं ड्रोसोफिला में? तो 2n इज इक्वल टू कितना होता है? तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा ड्रोसोफिला में 8, यानी कि हम कह सकते हैं 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर, ठीक है। तो 4 पेयर क्रोमोजोम होता है, तो स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, लाइफ स्पैन छोटा है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, डिस्टिंग्विशल कैरेक्टर होते हैं, इजिली डिस्टिंग्विश किए जाने वाला कैरेक्टर होते हैं। तो ये सब कुछ जो चीज थे, इससे इनको ये लगा कि हम ड्रोसोफिला को पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए, और इसलिए हम एक ये जो पढ़ रहे हैं, जो ड्रोसोफिला पे जो कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला में देखिए क्या है, ड्रोसोफिला की मैं खासियत बताता हूं ड्रोसोफिला से रिलेटेड। कि ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल, ठीक है। तो जो मेल होता है उसका XY होता है, एज लाइक ह्यूमन क्रोमोजोम, और फीमेल जो है
उसका एक्स एक्स होता है। तो मेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक है। क्या है? हेटेरोगैमेटिक। मतलब ये दो डिफरेंट टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। मेल क्या है? दो डिफरेंट टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। फीमेल सेम टाइप के सारे गैमेट एक्स एक्स टाइप के बन जाएंगे। यहाँ पे 50% एक्स गैमेट बनेगा, 50% वाई टाइप का गैमेट बनेगा। तो मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे दोनों सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। तो मेल ही जो होता है वो सेक्स को डिटरमाइन भी करता है, आगे आप पढ़ेंगे। तो ये एक्स क्रोमोजोम, तो ये जो एक्स क्रोमोजोम हो गया, ये एक्स क्रोमोजोम हो गया, और ये वाई क्रोमोजोम का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बाकी तो और भी कुछ चीजें हैं जो हम बताते हैं। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किए, क्या किए, कैसे प्रूफ हो गया, सारी कहानी, ये सब सारा चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है जो समझना है कि एक बात आप समझिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पे मेंडल्स के लॉज का एक्सटेंशन होने वाला है कुछ, है ना। देखिए आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मेंडल्स ने 3 लॉज दिया था। पहला लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, दूसरा क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, फिर क्या है? लॉ ऑफ, थर्ड क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, शॉर्ट में लिख दिया आइए। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि मेंडल ने के कितने लॉज दिए थे, तो 3 होगा, लेकिन मेंडल के कितने लॉज हैं? हाउ मेनी लॉज ऑफ मेंडल? तो आंसर होता है 2। कौन कौन से लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत हो गया, ये मटर के पौधे में सिर्फ वैलिड है, तो गलत हो गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मेंडल्स का कौन सा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये वाला जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये लॉज तो सही है, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक्सेप्ट जैसे कि इसका लिंकेज, जहां पे लिंकेज होता है, लिंकेज जो होता है उसमें ये जो है लॉ काम नहीं करता है ना। तो मेंडल के केस, अब लिंकेज क्या होता है, इसके लिंकेज हमको समझना पड़ेगा। तो लिंकेज के केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट वैलिड, है ना। ठीक, अब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है इसको पहले समझना पड़ेगा हमें, क्रोमोजोमल थ्योरी को। तब यहीं से देखो एक्सटेंशन हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज है। क्या होता है लिंकेज, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम एक्सटेंशन, तो आप पढ़ते होंगे मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन में देखते हैं कि क्रोमोजोम जो होता है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, क्रोमोजोम का सेपरेशन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्रॉस को, यहाँ पे डिटेल से जाने के पहले हम लोग एक क्रॉस कराते हैं। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे उसके बारे में। एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, नाम था बेटसन और पुनेट। ठीक है, बताता हूं, BATESON, बेटसन एंड पुनेट। ठीक है, कब की बात है? 906 की बात है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कराया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कराया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया? मटेरियल आप जान लीजिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था वो स्वीट पी है, स्वीट पी। स्वीट पी को आप कॉमन भाषा में, स्वीट पी को आप बॉटेनिकल नेम दे दो तो क्या होता है? लेथाइरस। स्वीट पी कॉमन भाषा में बोलते हैं लेथाइरस ओडोरेटस। ओडो स्मॉल ओ है, लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस, राइट। ये स्वीट पी का बोटेनिकल नेम, राइट। अब इसी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्वीट पी में आप देखोगे कि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। स्वीट पी में उन्होंने क्या क्रॉस करवाया कि कुछ प्लांट ऐसे थे जो ब्लू फ्लावर, जो पर्पल कलर का फ्लावर आपने स्वीट पी में देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो आप नेट पे सर्च करके देखिए इमेज में। एंड लॉन्ग
पॉलन। कितने कितने हो गए? ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, यानी दो कैरेक्टर यहां पे कंसीडर किया जाता है। अब ये दोनों का अल्टरनेटिव ट्रेट लिखो, ठीक है। तो दोनों का अल्टरनेटिव ट्रेट क्या हो गया? ब्लू के लिए रेड फ्लावर हो गया, रेड फ्लावर, ठीक है, एंड राउंड पोलन, राउंड पोलन। तो ये वाला जो था वो डोमिनेंट था और ये जो था वो रिसेसिव फीचर था। तो इसका डोमिनेंट के लिए कैपिटल बी लिखोगे, कैपिटल एल। इसके लिए क्या लिखोगे? रिसेसिव के लिए क्रॉस करवाओगे तो स्मॉल बी, स्मॉल एल, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं ना हम लोग, ठीक है। करिए। अब इनको जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, ठीक है। सारे पौधे कैसे बन जाएंगे? ब्लू लॉन्ग, ठीक है, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन, ये से सारे पौधे बन गए। अब जब इसमें आप सेल्फिंग करवाओगे तो क्या होगा? तो आपको सेल्फिंग कराओगे तो क्या प्रेडिक्ट करते हो कि 9:3:3:1 का रेशियो आना चाहिए, बट ऐसा रेशियो नहीं आया, ठीक। उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि जब टेस्ट क्रॉस करवाते हो, है ना, ध्यान से सुनो। अब इसको मैं हटा देता हूं, ये तो बात आप पहले से सीख चुके हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जैसे अगर हम कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल को हम क्रॉस करवाते हैं, सेल्फिंग टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, तो टेस्ट क्रॉस मतलब स्मॉल बी, स्मॉल एल के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो रेशियो आना चाहिए 1:1:1:1:1, यानी 25 का परसेंटेज बनना चाहिए। तो ये रेशियो आना चाहिए। हम कहें ठीक, रेशियो आना चाहिए, लेकिन ऐसा आया नहीं, ठीक है। उनका क्या टेस्ट क्रॉस में रेशियो मिल गया? देखो टेस्ट क्रॉस में क्या रेशियो मिल गया, ठीक है। उनका रेशियो मिल गया 7:1:1:7, ठीक है, ये, ठीक है, 7:1:1:7, ये रेशियो मिल गया। फिर उन्होंने एक और क्रॉस करवाया, दूसरा क्रॉस करवाया। इसमें देखो 7:1:1, जबकि रेशियो कितना आना चाहिए था? एक्सपेक्टेड 1:1:1:1 आना चाहिए था एक्सपेक्टेड रेशियो। वो कैसे आता है वो आपको मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने क्रॉस करवाया कैपिटल बी, स्मॉल एल, क्रॉस किससे करवाया जाएगा? स्मॉल बी, कैपिटल एल, ठीक है, ऐसे क्रॉस करवाया। इनका फिर जो है वो कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिर, ठीक है, अब इसका फिर उन्होंने क्या किया? से टेस्ट क्रॉस करवाया। तो टेस्ट क्रॉस करवाया तो टेस्ट क्रॉस बना, तो स्मॉल बी, स्मॉल एल से क्रॉस करवाओगे तो फिर वही रेशियो आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन इस बार रेशियो क्या आ गया? इस बार रेशियो आ गया 1:7:1। देखो क्या क्या हो रहा है, क्या यहां आगे वाला जो होता है, देखो सबसे फर्स्ट पे और लास्ट पे क्या होता है? पेरेंटल कैरेक्टर। तो यहां पे 16 पौधे बने, 16 में कितना पेरेंटल हो गया? 2 पौधे पेरेंटल हो गए इस केस में 2 पेरेंटल हो गया। और रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया? 7 + 7, तो कितना रिकॉम्बिनेंट हो गया? 14 जो है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया। और पेरेंटल कितना हो गया? 2। इस केस में आप देखो 7 + 7, तो कितना पेरेंटल हो गया? 14 हो गया पेरेंटल आपका। 14 जो है ना आपका पेरेंटल हो गया। और रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया? 2 रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस फेज को उन्होंने बोला लिंकेज, और इस फेज को बोला मतलब इसको बोला उन्होंने कपलिंग, और इसको बोला रिपल्सन। तो यहां पे कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप क्रॉस करवाते हो और डोमिनेंट जीन एक क्रोमोजोम पे हो और रिसेसिव जीन एक क्रोमोजोम पे हो, तो ये कपलिंग फेज होता है, ठीक है। डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आ जाए तो ये रिपल्सन फेज होता है। तो रिपल्सन फेज में रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेगा और कपलिंग फेज में पेरेंटल ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये कपलिंग और रिपल्सन का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दिया। तो आपको याद क्या रखना है कि रिपल्सन फेज का ये रेशियो उन्होंने बताया था और कपलिंग फेज का ये रेशियो बताया था। ये एक्सपेरिमेंटली ये आया था उनको, बट आना नहीं चाहिए था। थियोरेटिकली हमारा जो हमारा थ्योरी है अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, ये नहीं आना चाहिए था, है ना, मंडल से अकॉर्डिंग। तो अब इसका कुछ अब यहाँ पे देखो, अब इसको एक्सप्लेन करना था ये बाकी, भाई कपलिंग बोल दिया, रिपल्सन बोल दिया, तो एक कपलिंग और रिपल्सन क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण था लिंकेज और इसके पीछे कारण था क्रॉसिंग ओवर, जिसको बाद में आगे चल करके थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रूफ कर दिया कि कपलिंग एंड रिपल्सन फेज में होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये मतलब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे और
लिंकेज रहेगा तो पेरेंटल ज़्यादा। तो अगले क्लास में हम लोग रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है और लिंकेज कैसे होता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।